हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम अपना एक टॉपिक साथ में लेकर आए। लास्ट टाइम हमने जो क्लास की थी उसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जाना था। और हमने जाना था दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के मेनली 4 मीडियम आते हैं, जिनमें बाय रोड ट्रांसपोर्ट होता है, रेलवे से होता है, बाय एयर होता है और बाय वाटर होता है। जिसमें से 2 पार्ट हम कर चुके हैं। बाय रोड ट्रांसपोर्ट होता है, नेशनल हाईवेज हमारे जो भी खास और जो स्कीम्स हैं वो सारी हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हम रेलवे में गए थे और उसके बारे में जो भी हमारी मेन रेलवे हैं और प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में हम जान चुके हैं। 2 पार्ट हमारे पास पेंडिंग है दोस्तों, एक एयरवेज के बारे में और एक वाटरवेज के बारे में। अगर वेटेज के हिसाब से भी देखा जाए तो आप देखेंगे हमारे देश में हम सबसे ज़्यादा यूज़ ट्रांसपोर्ट में रोड्स का करते हैं, रेलवे का करते हैं। कम यूज़ जो है वो एयरवेज या वाटरवेज का किया जाता है। तो छोटा ही पार्ट है हमारे पास यहाँ जानने के लिए, एयरवेज के रिगार्डिंग और वाटरवेज के रिगार्डिंग। डन, आइए जानते हैं कुछ चीज़ें। कुछ फैक्ट हैं दोस्तों हमारे पास। जैसे आपने कहा था, फर्स्ट ट्रेन जो है वो इंग्लैंड में चली थी 1825 में। तो यहाँ पर हमारे पास है फर्स्ट एयरप्लेन। दोस्तों 1903 में अमेरिका में 2 भाई राइट ब्रदर्स, इन्होंने पहला हवाई जहाज उड़ाया था। इस वजह से आप पढ़ेंगे फादर ऑफ एयरप्लेन जो है राइट ब्रदर्स को कहा जाता है, 1903 में जिन्होंने अमेरिका में पहला एयरप्लेन उड़ाया था। इंडिया की अगर बात की जाए, 1911 में ब्रिटिश टाइम पीरियड था। एक प्लेस आता है हमारे यहाँ नैनी, और नैनी टू इलाहाबाद, यूपी में है दोनों जगह। नैनी से इलाहाबाद के लिए अंग्रेजों ने पोस्ट भेजने के लिए, पोस्ट का पर्पज था, उसके लिए पहला एयरप्लेन उड़ाया था। खैर हमारे पास तो यही है कि पहला एयरप्लेन इंडिया में कब उड़ाया, तो 1911 में उड़ाया जी, नैनी से इलाहाबाद के बीच में उड़ाया गया है। और अगर ये कहा जाए दुनिया का पहला जो पोस्टल पर्पज एयरप्लेन है वो कौन सा उड़ा, तो वो भी ये नैनी टू इलाहाबाद 1911 में हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद हमसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, जैसे हम अपने यहाँ पर एयरलाइन देखते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं, अलग अलग एयरलाइन है। जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट, आकाशा और किंगफिशर वगैरह, कई सारी एयरलाइन है हमारे यहाँ पर। खैर हमारे पास जो जानने के लिए, क्योंकि ये सब प्राइवेट मिलेंगे एक एयर इंडिया को छोड़कर, हालांकि आज के टाइम में तो वो भी प्राइवेट हो चुकी है, लेकिन अगर उसके बैकग्राउंड को पढ़ा जाए तो गवर्नमेंट के बिहाफ से कोई अथॉरिटी जिसने काम किया है इस सेक्टर में, वो एयर इंडिया आती है। तो हमारे लिए जो अगले क्वेश्चन आते हैं वो सब एयर इंडिया से आते हैं। तो आइए जरा चलते हैं एक जगह और। दोस्तों 1932 में JRD टाटा, पायलट हैं JRD टाटा, भारत के पहले पायलट भी कहे जाते हैं। JRD टाटा एस्टेब्लिश करते हैं टाटा एयरलाइंस को। तो पहला क्वेश्चन यहां से शुरू हो गया, टाटा एयरलाइंस कब बनी, तो 1932 में JRD टाटा ने एस्टेब्लिश की है। इसके बाद 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली तो भारत सरकार ने एक बड़ा शेयर जो है एयर इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। आई थिंक 47% के करीब जो है पार्टिसिपेशन वो इंडियन गवर्नमेंट का हो गया था, लेकिन फिर भी टाटा का रोल उसमें था, मेजोरिटी वाला था। उसके बाद 1953 में भारत सरकार ने कर दिया इसका नेशनलाइजेशन। और हमें पता है नेशनलाइजेशन करने का मतलब होता है दोस्तों कि किसी प्राइवेट चीज को पूरी तरह से गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले ले, वो नेशनलाइजेशन होता है। तो नेशनलाइजेशन हो गया जी। और इसके बाद इसने 2 पार्ट में काम करना शुरू किया, एक एयर इंडिया और एक इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया को काम दिया गया जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनके लिए, और इंडियन एयरलाइंस ने काम शुरू किया डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए। डोमेस्टिक यानी अपने यहाँ पर घरेलू है ना, दिल्ली से मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, कोलकाता, वो वाली फ्लाइट्स है, वो वाला काम उसने शुरू किया। बाद में कंटिन्यू रहा, लॉस होता गया एयर इंडिया में। 2000 और 2001 के आसपास इसे दोबारा प्राइवेट करने की कोशिश की गई। 2007 में भारत सरकार ने मर्ज कर दिया जी, किस किस को, एयर इंडिया प्लस इंडियन एयरलाइन, इन दोनों को मर्ज कर दिया। एयर इंडिया लिमिटेड के नाम से वो चलने लगी। फिर उसकी बोलियां लगवाई गई, कई बार बोली लगी। फाइनली 2017 में जाकर टाटा सन्स, या कहिए स्टार अलायंस, इसका एक पार्ट है वो,
इन्होंने उसे खरीद लिया। तो हम कह सकते हैं 2017 के बाद जो एयर इंडिया वो क्या है वो प्राइवेट हो चुकी है दोस्तों। और ये उसकी बैकग्राउंड है कि कैसे सरकार ने उसे एक्वायर किया था, कैसे उसे चलाया था, और बाद के टाइम में टाटा सन्स ने उसे खरीदकर फिर से उसे जो है प्राइवेटाइज कर दिया। दोस्तों जो एयर इंडिया है इसका हेडक्वार्टर आता है हमारे यहाँ गुरुग्राम में। हालांकि कुछ वर्किंग ऑफिस भी हैं इसके, जैसे मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो है, बेंगलोर में कैंपागोड़ा इंटरनेशनल जो टर्मिनल है वो है, वो वर्किंग ऑफिस आप इनका कह सकते हैं। महाराजा का टाइटल इन्होंने यूज किया। फ्लाइंग स्वान का जो सिंबल था वो इनका था। और ठीक है, ये है कुछ अच्छा, आज के टाइम में भी इंडिगो के बाद सबसे ज्यादा पैसेंजर अगर किसी के पास है तो वो एयर इंडिया आती है। सेकंड नंबर पे पैसेंजर्स के हिसाब से भी आज के टाइम में एयर इंडिया हमारे पास है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास जो एयर इंडिया से रिलेटेड आते हैं। डन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन हो सकते हैं जी, अलग अलग शहरों में हम चलते हैं और जानते हैं। देखिए जब हम एयरलाइन पढ़ते हैं तो वहां पर रूट नहीं पढ़े जाते, बल्कि वहां पर लोकेशन पढ़ी जाती है, कौन कौन से शहर हैं और वहां पर कौन से इंपॉर्टेंट जो है हमारे एयरपोर्ट्स आते हैं। तो एयरपोर्ट्स को हम जान सकते हैं खास कौन से हैं, ये सिर्फ एक डाटा है इनके बारे में। ठीक है, तो आइए जरा एयरपोर्ट्स की तरफ चलते हैं इनके। ज्यादातर एयरपोर्ट तो आपको शहरों के नाम से मिल जाएंगे दोस्तों। शिमला हाईकोर्ट मिलेगा, पटना हाईकोर्ट मिलेगा, है ना। तो शहरों के नाम से मैक्सिमम एयरपोर्ट मिल जाएंगे। कुछ हैं ऐसे जिनको नाम दिया गया और ज्यादातर के नाम आपको फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर मिलेंगे। आइए जरा कुछ बड़े शहरों में चलते हैं हमारे। दिल्ली से शुरुआत करते हैं पहले। दिल्ली में जो एयरपोर्ट है दोस्तों उसका नाम है IGI, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसे शॉर्ट में IGI कहा जाता है। भारत का बेस्ट और बिजिएस्ट दोनों एयरपोर्ट जो है यही है, बेस्ट एयरपोर्ट और बिजिएस्ट एयरपोर्ट भारत का। ठीक है, आगे चलते हैं किसी और शहर में। मुंबई में आइए। मुंबई में आप जानते हैं वो रेलवे टर्मिनल भी मिला था वहां पर, CST यानी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, पुराना नाम आप बताएंगे, लास्ट क्लास में हमने बताया था, कमेंट में बताइएगा क्या था। कोलकाता में आइए। कोलकाता से फ्रीडम फाइटर हमारे बंगाली बाबू नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चंडीगढ़ में आइए। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, नॉर्थ से ही चलते हैं। अमृतसर में आइए। गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अहमदाबाद में आइए। गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, नागपुर में आइए। डॉक्टर BR अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इला हैदराबाद में आइए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलुरु में चलते हैं। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा में आइए, मार्मा गोवा में। गोवा में है मोपा के नाम से दोस्तों, फुल फॉर्म मनोहर पारिकर
इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मनोहर पर्रिकर वहाँ के सीएम रहे हैं, फेमस रहे हैं अपनी सादगी के लिए, तो उनके नाम पर यहाँ पर बनाया गया। ठीक है। लखनऊ में यूपी में लखनऊ हो सकता है, वाराणसी में चलेंगे, अयोध्या में चलेंगे। लखनऊ में है दोस्तों चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाराणसी में शास्त्री जी के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री। इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या रामायण से प्रसिद्ध है, रामायण लिखी महर्षि की वाल्मीकि। इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जयपुर में आए सवाई किंग जय सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हरियाणा में एक अग्रोहा में बना है महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदौर में आइए अहिल्या बाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर में चलते हैं, जिसका नया नाम श्री विजयपुरम है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मेरे ख्याल से जितने इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स किसी पर्सनालिटी के नाम पर थे वो लगभग हम सारे जान चुके हैं। इसके अलावा जो एयरपोर्ट आते हैं वो शहरों के नाम से आते हैं दोस्तों, आप उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है। कुछ और हो सकते हैं, अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जैसे चेन्नई में आता है। ठीक है। और मेरे ख्याल से काफ़ी जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी वो हम सारे कर चुके हैं। तो एयरलाइन से हमारे पास जो जानने की चीज़ें वो यही हैं दोस्तों। एयरलाइंस में एयर इंडिया के बारे में हमें जानना था और इम्पोर्टेंट जो एयरपोर्ट्स हैं हमारे पास उनके बारे में हमें जानना था। ठीक है। प्राइवेट जो है इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं जानना है और ये कुछ चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा। जो फैक्ट है जो बहुत खास है वो हम पढ़ चुके हैं। तो एयरवेज वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, वाटरवेज में चलते हैं। कहाँ पर है? देखिए वाटरवेज, पहले तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि वाटरवेज हमें जो है नदियों के ऊपर मिलने यानी पानी में मिलने वाले हैं दोस्तों। वाटरवेज की अगर बात की जाए दो कैटेगरी आप कह सकते हैं, इंटरनल वाटरवेज और एक्सटर्नल वाटरवेज। इंटरनल का मतलब जो लैंड के अंदर मिलेगा यानी रिवर्स पे जो मिलेंगे। एक्सटर्नल का मतलब जो आउटर पार्ट में मिलेंगे, समंदर वाले एरिया में जाएंगे हम, उस वाले पार्ट को देखें। ठीक है दोस्तों। वैसे तो हमारे पास भारत में 111 नेशनल वाटरवेज हैं हमारे भारत सरकार ने जिनको डिक्लेयर किया। बहुत ज़्यादा खास नहीं है, क्वेश्चन 1-2 से पूछे जाते हैं। NH1 और NH2 को खासतौर पे याद रखिएगा, सॉरी NW1 NW2 को। NW1 का मतलब है दोस्तों गंगा हल्दिया जो है गंगा के ऊपर है। आप इसे इलाहाबाद टू हल्दिया कह सकते हैं, गंगा के ऊपर। गंगा के बारे में हम पढ़ते हैं भारत में तो यहां से भागीरथी, अलकनंदा, सॉरी देवप्रयाग में मिलकर हरिद्वार, प्रयागराज, पटना, झारखंड को टच, मुर्शिदाबाद, जमुना, पद्मा और यहाँ पर समंदर में जाकर गिर जाती। एक ब्रांच इसके वेस्ट बंगाल में जो यूं बहती है ये हुगली रिवर आती है। कोलकाता भी इसके ऊपर आता है तो ये हुगली। दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इलाहाबाद टू हल्दिया यहाँ ये जो नेशनल वाटरवे बनाया गया है ये हमारा नेशनल वाटरवे बन। आपको सिर्फ इतना ध्यान हो किस नदी के ऊपर है, तो गंगा के ऊपर। लंबाई पूछ लें तो 1620 किलोमीटर है दोस्तों। इलाहाबाद टू हल्दिया मेनली इसे कहा गया।
दूसरा एक आइएगा NW2 जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर आता है दोस्तों, उसे सदिया टू धुबरी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र ये मानसरोवर लेक है हमारी, यहाँ से सांगपो चलती है, ये एंटर करती है यांगयाप से, अरुणाचल में बहती है, असम में बहती है, फिर माजुली आइलैंड बनाती है, फिर ये बहते हुए जमुना के नाम से इधर चली जाती है और गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी के ऊपर दोस्तों सदिया टू धुबरी, असम में 2 जगह है, यहाँ सदिया से लेकर धुबरी तक ये वाटरवे बना है, ये नेशनल वाटरवे 2 कहलाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, 891 किलोमीटर। इसके बाद जो है वो साउथ में है और कैनाल्स के ऊपर ज़्यादातर हैं, तो देख लीजिएगा सिर्फ, और बहुत ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर हमारे पास खास चीज़ क्या आती है दोस्तों, आउटर वाले पार्ट में जब हम जाएंगे, आउटर वाले पार्ट में ये नहीं पढ़ा जाएगा कि कौन सा वाटरवे कहाँ तक है, रास्ते नहीं पढ़े जाएंगे, बल्कि एयरपोर्ट की तरह यहाँ पर भी पोर्ट पढ़े जाएंगे, डेस्टिनेशन पढ़ी जाएगी, कहाँ पर पहुंचे हैं आप। तो जैसे वहां पर इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स थे कि आप दिल्ली में आए हैं तो कौन से एयरपोर्ट पे उतरेंगे, आप मुंबई में गए तो कौन सा एयरपोर्ट है, कलकत्ता में कौन सा एयरपोर्ट है, ऐसे यहाँ पर पोर्ट्स के बारे में है, समंदर के बारे में। तो आइए, यानी हम जो टॉपिक यहाँ पर ले सकते हैं नेशनल पोर्ट्स है हमारे। ठीक है जी, 13 नेशनल पोर्ट्स लेकर चलेंगे हम। ये हमारा समंदर वाला एरिया दोस्तों, ये जो कोस्टल लाइन है हमारी 11098 किलोमीटर वाली, नया डाटा, पुराने वाला 7516 किलोमीटर वाला। ठीक है, तो इस रास्ते पे हमें पोर्ट मिलने वाले हैं, मेन शहर मिलने वाले हैं जहां पर पोर्ट बना जाएंगे दोस्तों। एक स्टेट में जैसे गुजरात है, गुजरात की कोस्टल लाइन लगभग 1600 किलोमीटर की है, तो दोस्तों मल्टीपल शहर हैं, उसके किनारे पर सोमनाथ भी लगता है, पोरबंदर भी लगता है, द्वारिका भी लगता है, सूरत भी लगता है, तो कई शहर हैं जो समुद्र के किनारे पर है वहां। लेकिन कोई ना कोई एक प्लेस ऐसा होगा जो नेशनल लेवल का होगा, बाकी लोकल लेवल के तो मिल ही जाएंगे पोर्ट वहां पर बहुत सारे, नेशनल लेवल का एक एक पोर्ट एटलीस्ट हर स्टेट में हमें मिलने वाला है। तो आइए जरा जानते हैं उन पोर्ट्स को कौन से खास है हमारे पास। गुजरात से शुरू कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, गुजरात से हम आए, सबसे पहला हमें जो पोर्ट मिलता है दोस्तों ये कांडला पोर्ट है, गुजरात में है। पहला क्वेश्चन तो सीधा सा हुआ। कांडला पोर्ट को दोस्तों टाइडल पोर्ट भी कहा जाता है, टाइड आती है समंदर में, वाटर लेवल ऊपर नीचे, टाइड की वजह से ज्यादा यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है और टाइडल पोर्ट कहा जाता है इसे। अच्छा, इसका नाम बदला गया है और इसे दीन दयाल पोर्ट के नाम से भी जाना। ये कुछ चीजें हमें मिलती हैं जो कांडला के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें जो पोर्ट मिलता है दोस्तों ये है मुंबई पोर्ट, बहुत खास है, भारत का बिगेस्ट जो पोर्ट है मुंबई, बिगेस्ट नेचुरल पोर्ट का ये इवन नेचुरल पोर्ट है हमारा, और ठीक है बिजिएस्ट भी कह सकते हैं इसे, बिजिएस्ट पोर्ट मुंबई। दोस्तों भीड़ ज्यादा है तो मुंबई के पास यहां पर एक नया पोर्ट बनाया गया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, या फिर इसे एक दूसरा नाम दिया जाता है नहावा शेवा पोर्ट। ठीक है, जी, नहावा शेवा पोर्ट के बारे में खास ये है टेक्निकल है, नया ही बना है, तो बिगेस्ट नया टेक्निकल जो पोर्ट है हमारा आर्टिफिशियल पोर्ट है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आता है। आगे बढ़ते हैं, हर स्टेट में एक मिलना है तो गोवा में आइए, गोवा में है दोस्तों मार्मा गोवा, बस इतना सा आपको याद रखना, मार्मा गोवा पोर्ट कहां पर है तो गोवा में आता है। इधर हम कर्नाटक में निकल आए, कर्नाटक में है दोस्तों ये मैंगलोर, मैंगलोर कैपिटल उसके अंदर की तरफ है मैंगलोर, उसका शायद समुद्र के किनारे है तो न्यू मैंगलोर के नाम से आप कह सकते हैं, यहां पर एक पोर्ट हमें मिले। केरल में आइए तो ये कोची पोर्ट है जहां पर शिपयार्ड भी है, वहां पर शिप वगैरह जो डिजाइन किए जाते हैं बनाए जाते हैं उसका एक सेंटर भी। तो दोस्तों ये तो हमें मिले अरेबियन सी में, यानी अरेबियन सी में पहला हमें कांडला मिलता है, दूसरा मुंबई पोर्ट मिलता है,
तीसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या न्हावा शेवा पोर्ट मिलता है। चौथा मारमा गोवा मिलता है। पांचवा मैंगलोर मिलता है। और छठा कोची पोर्ट मिलता है। इधर वाले पोर्ट तो ये हैं। और खास बात क्या है, कांडला के बारे में दो चीजें, टाइडल पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट भी है। मुंबई जो है बिगेस्ट नेचुरल पोर्ट है, बिजिएस्ट पोर्ट भी है। जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल पोर्ट है। और कोची जो है वो शिपयार्ड के लिए फेमस है, जलयान बनाने के लिए फेमस है। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। यहां तमिलनाडु से अगर हम शुरू करें तो पहला जो पोर्ट है हमारे पास वो यही है, चेन्नई पोर्ट। दोस्तों आर्टिफिशियल, मतलब नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल पोर्ट है, ओपन पोर्ट है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट भी है ये। कलकत्ता के बाद यही पोर्ट जो है ओल्डेस्ट पोर्ट आता है। ज्यादा भीड़ है, साउथ में मेन शहर है चेन्नई, तो ज्यादा भीड़ है, तो इसके पास एक और पोर्ट बनाना पड़ा एन्नौर के नाम से। क्वेश्चन बस इतना, एन्नौर पोर्ट कहां पर मिलेगा? तो तमिलनाडु में। किसका हेल्पिंग पोर्ट मिलेगा? तो चेन्नई का। थोड़ा नीचे अगर हम जाएंगे तो यहां पर एक और पोर्ट जो तमिलनाडु में आता है दोस्तों, ये है तूतीकोरिन। खास बात है जितने भी आप मेन पोर्ट पढ़ेंगे इनमें सबसे साउथ में, यहां कह लीजिए सबसे साउथ में जो पोर्ट पड़ता है वो तूतीकोरिन पोर्ट पड़ता है। ठीक है, आगे आइए। आंध्र प्रदेश में मिलता है। आंध्र प्रदेश में यहां पर किनारे पर है जी विशाखापट्टनम या पट्टनम। दोस्तों खास है, डीपेस्ट पोर्ट है ये इंडिया का, और डीपेस्ट है इस वजह से बेस्ट पोर्ट है। बेस्ट एंड डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। डन। उड़ीसा में आते हैं दोस्तों, पारादीप के नाम से। पश्चिम बंगाल में आता है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में कोलकाता। खास है दोस्तों कोलकाता पोर्ट। पहली बात तो ओल्डेस्ट पोर्ट है ये इंडिया का, हुगली रिवर के ऊपर है ये, और इसको दूसरा नाम दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये भी जो है कलकत्ता पोर्ट का नाम होता है। ये मेन पोर्ट है जो हमारे मेनलैंड पे आते हैं। एक यहां पर जाकर दोस्तों हमारा ये जो पोर्ट आता है ये है पोर्ट ब्लेयर। ऐसा पोर्ट जो मेनलैंड पर नहीं है। और सबसे छोटा जो हमारा पोर्ट है, स्मॉलेस्ट पोर्ट, वो भी कौन सा आता है? पोर्ट ब्लेयर आता है। डन है दोस्तों। तो यहां पर हमने देखा बे ऑफ बंगाल में जब हम गए, चेन्नई पोर्ट, एन्नौर उसका हेल्पिंग पोर्ट, और सबसे साउथ में तूतीकोरिन पोर्ट। इधर विशाखापट्टनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश में, पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में, कोलकाता पोर्ट जो वेस्ट बंगाल में, और पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार में मिलता है। ये है दोस्तों हमारे इंटरनेशनल पोर्ट। एक और अगर थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट पोर्ट यहाँ देखा जाए, यहाँ पर आता है जी हल्दिया पोर्ट के नाम से। हेल्पिंग पोर्ट जो बनाया गया है कलकत्ता का, वो हल्दिया पोर्ट, वो भी यहाँ पर। डन। तो दोस्तों ये था हमारा वाटरवेज के बारे में। और मैं आपको पहले ही बता रहा था कि इस पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा जो अगर कहीं से पूछे जाएगा तो वो रोड्स और रेलवे से पूछा जाता है। थोड़े कम क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो एयरवेज और वाटरवेज से पूछा जाता है। फिर भी जितना हो सकता है, जो भी चीजें हम कहीं से कॉपी कर सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। आज तो कोई क्वेश्चन पूछा गया तो हमने कोशिश किया उस सबको यहाँ पर लेकर आए। थैंक यू दोस्तों।